प्यारे बच्चों, पाठ 18 के अंत में हमने पढ़ा कि नीलिमा मीनू से कहती है कि पिछले महीने उसके अशोक भैया जो अमेरिका चले गए हैं, वो अमेरिका 2 वर्ष के लिए गए हैं। इस पर मीनू कहती कि क्या अमेरिका वो पढ़ने के लिए गए हैं? नीलिमा कहती हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं। साथ ही साथ वो कहती है कि वहां जाने के बाद फिर कौन लौट कर आता है, सब वहीं बस जाते हैं। नीलिमा की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीनू कहती है कि मैं इस पक्ष में जरा सा भी नहीं हूं। साथ ही साथ मीनू कहती है कि सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और हम चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी? मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। उन दोनों की बातचीत चली रही थी कि इतने में सुरेंद्र जी अपनी फैक्ट्री से वापस घर आ गए थे। मीनू को यहाँ आए हुए कई घंटे हो गए थे। जैसे उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है, वह एकदम उठ खड़ी होती है और नीलिमा से कहती है कि मुझे काफ़ी समय हो गया, काफ़ी रात हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। नीलिमा कहती है कि सुरेंद्र जी तुम्हें हॉस्टल छोड़ के आएंगे, लेकिन नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी। मीनू ने सोचा कि इस समय नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए वह नीलिमा से कहती है कि नहीं, मैं स्वयं चली जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं है। और वह अकेली अपने हॉस्टल के लिए प्रस्थान कर लेती है, अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। पाठ 19 में बताया गया है कि जब से अमित का रिश्ता टूटा था सरिता के साथ, तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छाई हुई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठे हुई थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी यानी मधु का जो है ज्यादातर समय जो है कॉलेज में और उसकी पढ़ाई में निकल जाता था। इसके अलावा भी माँ के न जाने क्या क्या अरमान थे। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री में चले जाते थे, मधु अपने कॉलेज निकल जाती थी। इसलिए अकेलेपन में माँ को जो है बहू की कमी विशेष रूप से खलती थी। कितनी बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता था। उनकी बातों का सही ढंग से जवाब तक नहीं देता था। यहाँ पर घटना का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सुबह के लगभग 11 बजे का समय था। अमित और उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। अमित की बहन मधु भी जो है कॉलेज आने के लिए तैयारी कर रही थी। इतने में ही पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज आने की जल्दी रहती है, इसलिए वह माता जी से कहती है कि तुम दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलती है और पोस्टमैन उनके हाथ में जो है एक लिफाफा पकड़ा देता है। माँ उस लिफाफे को खोलती है और प्रसन्न हो जाती है। वो देखती है कि उनके भतीजे दीपक की शादी का निमंत्रण पत्र आया हुआ है। माँ बड़ी ही खुश हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि अपने भाई के पास गए हुए काफी वर्ष हो गए हैं, इसलिए माँ सोचती है कि इस बार वह शादी में अवश्य जाएगी और वहां कुछ दिन रुकेंगी भी। इतने में मधु अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नता पूर्वक बोलती है कि पत्र नहीं बेटा, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया है ना, उसकी शादी है, शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। इस पर मधु कहती है पर मम्मी मैं तो वहां जा ही नहीं सकूंगी क्योंकि मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। उदास होकर मधु ने ये कहा। इस पर माँ बोली कि यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी बेटी। मधु कहती है कि नहीं मम्मी, आप तो चली जाना, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा जाना तो संभव नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहती कि मम्मी वैसे तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में मैं जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं।
और ये कह करके वह कॉलेज के लिए निकल जाती है। माँ इस बात को सोचकर बेचैन थी कि वह अब दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज़ हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर के 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर कार्ड देखा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी आज ये कार्ड कहाँ से आया है, अर्थात ये कार्ड किसका है। माँ कहती कि शनिवार को दीपक की शादी है, उसी की शादी का कार्ड आया है बेटा। अमित कहता है कि दीपक की शादी है, अच्छा कब की है शादी उसकी। माँ कहती है तू ये कार्ड उठाकर देख ले। अमित ने कार्ड उठाया, उसे पढ़ा और फिर वापस मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में जो है उसके लिए खाना लेने के लिए चली गई। माँ के पीछे पीछे ही अमित भी जो है रसोई घर तक पहुंच गया और माँ से बोला कि मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना लगाओ। माँ कहती कि बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेने ही आई थी। अमित खाने बैठ जाता है, माँ भी उसके पास बैठ जाती है। बैठे बैठे न जाने माँ किन विचारों में खो जाती है और एकटक होकर के अमित को देखती रहती है। जब अमित ने यह महसूस किया कि माँ एकटक होकर उसे देख रही है तो उससे नहीं रहा गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी आप क्या देख रही हैं, आप मुझे ऐसा क्यों देख रही है। ये सुनकर माँ की तल्लीनता, जो माँ बिजी थी उसको देखने में, वो भंग हो जाती है और चौंक कर बोलती कि नहीं नहीं बेटा मैं कुछ नहीं। इस पर अमित कहता है कि कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार मुझे क्यों देख रही है, मेरे चेहरे को। इस पर माँ कहती कि बेटे मैं सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई बेटा। ये कहते कहते माँ काफी उदास हो जाती है। इस पर अमित कहता है कि माँ आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो, इसमें परेशानी की बात क्या है। अमित ने अपने गले का गस्सा ग्रास निवाला सटकते हुए कहा। माँ बोली बेटे धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो, ऐसी क्या बात है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो बेटा। इस पर अमित कहता कि मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार मैंने हाल फिलहाल छोड़ दिया है। माँ कहती है कि अमित बेटे मधु भी अब शादी के योग्य हो गई, अर्थात मधु भी अब जवान हो गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि तुम उम्र में मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है बेटा कि मधु की शादी में अब सब काम मेरे से अकेले नहीं हो पाएंगे। यदि बहू घर में होगी तो काफी मेरी सहायता कर लेंगी। समझाते हुए माँ ने अमित से कहा। अमित कहता है कि माँ आप अभी मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी मत रोकिए, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ माँ उसे कहती है कि देख बेटा अब मुझे दीपक की शादी में ही कानपुर जाना है, उन दिनों मधु की परीक्षा चल रही होगी, अब तुम ही बताओ कि मैं मधु को किसके पास छोड़ जाऊं। इस पर अमित कहता है कि माँ इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, इस समस्या का भी हल निकल जाएगा, आप इस बात की अभी से चिंता मत करो। ये कहकर के वह अपनी फैक्ट्री निकल जाता है। इधर माँ घर पर अमित के इस व्यवहार से जो है विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर हमारा बेटा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ गया। सोचने लगी पहले तो कभी भी वह उनकी बात को इस तरह नहीं टालता था,
परंतु अब उसे क्या हो गया है, अचानक उसके बर्ताव में ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया है। उसके इस परिवर्तन व्यवहार ने उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे, अर्थात अमित के इस बदले हुए व्यवहार को देख करके उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वह सोचने लगी कि कहीं अमित ने शादी का विचार हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दिया है। वह सोचने लगी कि या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है। माँ अपने इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। वो सोचने लगी कि सुरेंद्र जो है अमित का घनिष्ठ मित्र है। सोचने लगी क्यों ना वो मैं जो हूं सुरेंद्र जी से ही जाकर अमित के बारे में बात करूं। शायद अमित के विचारों से सुरेंद्र जी अवगत हों। अमित के जो विचार हैं शायद उसने अपने विचार सुरेंद्र जी को बताए हों, लेकिन इस समय घर में अकेले होने के कारण उनका सुरेंद्र के पास जाना संभव नहीं था। लेकिन वह निश्चय कर लेती हैं कि 1-2 दिन में वह सुरेंद्र जी से अवश्य मिलेगी और अमित के बारे में, अमित के विचारों के बारे में उनसे अवश्य पूछेंगी। आशा है कि आपकी समझ में पाठ 19 आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।